Well, my dear students, we were discussing about alternating currents. So far, I have given you the brief introductions of alternating currents and some definitions, equation of the alternating voltage and current. Now we will proceed for further study. As we know that as AC voltage, which is sinusoidal, is always changing at every instant of time. जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है वोल्टेज या करंट जो है हर क्षण जो है ये चेंज हुआ करती है। तो इस केस में हमें कुछ वोल्टेज जैसे एवरेज वोल्टेज, मीन वोल्टेज या फिर और इफेक्टिव वोल्टेज या आरएमएस वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती निकालने के लिए। ये बोर्ड में इससे एक डेरिवेशन जरूर आता है, इसलिए बोर्ड के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से देख लेंगे। वैसे कंपटीशन में तो डायरेक्ट डेरिवेशन वगैरह तो नहीं आता, सिर्फ वैल्यू पूछ ली जाती है, उसी पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो ठीक है, हम जैसे देख रहे हैं कि हमारा जो है हमने ड्रा किया है ये वोल्टेज इक्वेशन है फॉर प्योर साइनोसाइडल वेव, यानी अल्टरनेटिंग करंट या एसी जो है एसी वोल्टेज जो है साइनोसाइडल फॉर्म में है, उसका इक्वेशन वोल्टेज के लिए हमारा ये है V = V0 sin ओमेगा टी। टर्म्स के बारे में बता दिया गया था, V0 पीक वैल्यू है जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, साइन ओमेगा टी जो है, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर स्पीड भी कह सकते हैं। तो आज हम निकालने जा रहे हैं कि इस पूरे फंक्शन जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू, एवरेज या इसी को मीन वैल्यू ऑफ एसी। देखिए, अगर हम पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए निकालें, पूरा कंप्लीट साइकिल मीन्स ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल, तो इसी से हमें अंदाजा लग जाता कि कंप्लीट साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि T/2 टाइम के लिए जितना वोल्टेज पॉजिटिव है उतना ही T/2 के लिए उतनी ही वैल्यू नेगेटिव है। तो दोनोतो सम करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी। सो फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल द एवरेज वैल्यू, एवरेज या इसी को हम कह सकते हैं मीन वैल्यू इज 0। वैसे भी देख करके बता सकते हैं, एनालाइज करके बता सकते हैं, जितने टाइम के लिए पॉजिटिव है उतने ही हाफ टाइम के लिए वही सेम अमाउंट नेगेटिव है। तो पूरा दोनों मिलकर के पॉजिटिव जो नेगेटिव इक्वल है दोनों मिलकर के 0 हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए नहीं निकालने के बजाय हम क्या करते हैं, हम हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं। सो वी कैलकुलेट द मीन वैल्यू, मीन और एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल ओनली, क्योंकि कंप्लीट साइकिल तो 0 हो गई है, हम निकाल दें। लेकिन हम ये पहले देख लेते हैं, मैथमेटिकली देख लेते हैं कि हाउ द एवरेज वैल्यू 0, हाउ द एवरेज वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल, इज 0। हम पहले इसको देखें कैसे 0 होती है, मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं। देखो बेटा, कोई अगर फंक्शन होता है ft, अगर टाइम के साथ साथ वो चेंज हो रहा है या किसी वेरिएबल के साथ चेंज हो रहा है, तो उसकी जो एवरेज वैल्यू होती है, मीन वैल्यू होती है, मान लो कोई फंक्शन हमारा है ft, तो इसकी जो मीन वैल्यू होगी, जो इसकी यानी इसकी जो ft
क्या जो मीन वैल्यू देखे दो तरीके से लिखते हैं, एनसीईआरटी में इस तरह से लिखा गया है, और उसको इसे लिखने का तरीका एक ये भी है कि एफ टी के ऊपर एक हम बार लगा देते, दोनों मतलब सेम होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, जिस लिमिट से, यानी ये कंप्लीट साइकिल के निकाल रहे हैं, तो कंप्लीट साइकिल में कहा जा रहा है 0 से लेकर के टी तक जा रहा है, तो 0 से लेकर के टी एफ टी डी टी डिवाइडेड बाई 0 से टी इंटू डी टी, ये हम देखते हैं। ये एवरेज की डेफिनेशन है। एवरेज वैल्यू किसी कोई फंक्शन अगर है एफ टी के फॉर्म में, और वो अगर 0 से लेकर टी के बीच में अगर वो वेरी कर रहा है, तो उसका जो एवरेज वैल्यू होगी या मीन वैल्यू होगी, ये होगी एफ टी डी टी अपॉन 0 से टी लिमिट है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। अब देखिए इंटीग्रल का सबसे ज्यादा यूज इसी में पड़ रहा है। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको इंटीग्रल के बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में अच्छी तरह समझाया था, अगर आप वो करेंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए हमारा जो एफ टी है क्या है, हम देखिए पहले हम वोल्टेज के निकाले, मानिए वोल्टेज हमारा वेव फॉर्म इस तरह के लिए है, तो उस केस में जो एवरेज वैल्यू हमारी होगी ये हो जाएगी, देखिए 0 से टी लिमिट रख दीजिए, 0 से टी, फिर ये जो है वी टी यानी वी टी डी टी अपॉन डी टी 0 से लेकर के टी, और वी टी की जो वैल्यू दी हुई है 0 से लेकर के टी, ये दी हुई है v0 साइन ओमेगा टी अपान 0 से लेकर के टी इंटू टी तक है। तो ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इंटीग्रेशन साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, ये पता है, सॉरी नॉट इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या, इसको देखिए v0 एक कांस्टेंट, इसलिए इसको बाहर ले लीजिए, इसको बाहर ले लीजिए, और इसमें जब डेल्टा टी जो है, चलिए ठीक इसको ऐसे रहने दीजिए, और ये जो हो जाएगा हमारा 0 से लेकर के टी साइन ओमेगा टी अपान 0 से लेकर के टी इंटू डी टी है। डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, जैसे डी एक्स का जो होता है, जैसे डी एक्स का होता है एक्स, ऐसे ही डी टी का क्या हो जाएगा, डी टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। लिमिट रखेंगे 0 से टी, तो फिर आगे देखिए क्या होता है। अब इंटीग्रेट जब हम करेंगे, यानी इसकी जो एवरेज वैल्यू है एफ टी, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, एवरेज वैल्यू वोल्टेज हमारी है, इसलिए वी एवरेज कर लीजिए, ऐसे कर इस तरह से कर लीजिए, या वी एवरेज इस तरह कर लीजिए, तो इसकी जो वैल्यू निकल करके आएगी, ये आएगी 0, यहाँ पे v0 कॉमन है, v0 हमने बाहर ले लिया, कॉमन नहीं, v0 कॉमन बाहर ले लिया है, t ये है साइन ओमेगा टी डी टी, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 0 से लेकर के t है डी टी। तो अब देखते हैं क्या होता है, कैसे आ रही है, 0 कैसे आ रही है। तो अब देखिए v0 है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, v0 ऐसे रहने दीजिए, और साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट रखिए 0 से लेकर के t, और ये जो t होता है इसका जो इंटीग्रेशन होता है डी टी का जो इंटीग्रेशन आएगा t आता है, ये कितना आता है t, लेकिन लिमिट है 0 से लेकर के t तक है। तो ठीक है, इसको और आगे देखिए, v0 अपान, जब इसको इंटीग्रेट करके हम लिमिट रख देंगे तो हो जाएगा t माइनस 0, t माइनस 0 यानी t, सिंपली इसको क्या लिख देते हैं हम, t लिख देते हैं, कंफ्यूजन होने पाए, ये हो जाएगा हमारा t। और ये जो वैल्यू ऊपर दी हुई है इसको देखिए माइनस कॉस, अब इसकी लिमिट लिखिए, कॉस जो है पहले अपर लिमिट लिखते हैं, कॉस ओमेगा टी जहां पे है इसको कैपिटल टी कर दीजिए, और जहां पर ये 0 है लोअर लिमिट है, ये हो गई कॉस 0, कॉस 0। ठीक है, तो अब आगे और देखिए, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, यानी v0 अपान टी इंटू माइनस कास, जो ओमेगा होता, भी हमने आपको पढ़ा था कि जो ओमेगा होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है, तो ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी लिखिए, माइनस कास 2 पाई बाई टी इंटू
टी माइनस cos 0 की वैल्यू होती है 1। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ठीक है, जब इसको देखेंगे तो ये t और t इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपका क्या बचेगा? v0 अपॉन टी इंटू माइनस cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? ये cos 2 पाई की वैल्यू होती है, सॉरी, cos 2 पाई मीन 360 डिग्री, यानी जहां से चले थे वहीं पर आगे इसकी वैल्यू हो जाएगी ये 1 माइनस 1। तो ये बराबर हो गई v0 अपॉन टी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 इक्वल टू 0। सो फॉर वन कंप्लीट साइकिल, इसलिए v या फिर v एवरेज या v एवरेज is equal to 0 for one complete cycle. For one complete cycle, ये तो प्रूव हो गया। देखो ऐसा करने की इसकी जरूरत नहीं थी, आप ऐसे भी कर सकते थे दे करके, क्योंकि जितने टाइम हाफ टाइम में पॉजिटिव है और हाफ दूसरे हाफ टाइम में उतनी ही वैल्यू नेगेटिव है, दोनों का सम 0 हो गया, इसलिए एवरेज की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो इसलिए हमें हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे, हम जो है क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू हम हाफ साइकिल, कंप्लीट साइकिल के लिए इसकी वैल्यू ध्यान रखिए। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है, बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द एसी वोल्टेज या एसी करंट है। तो इसको जरा सा आप ध्यान दीजिएगा, इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, वो देख लीजिए अच्छी तरह से, फिर हम हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं। हाफ साइकिल की देखिए, हाफ साइकिल के लिए 0 नहीं होगी। फॉर हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल, यानी यहां पर 0 से लेकर के t/2 तक, यही तो हाफ साइकिल हुआ ना। देखिए, हाफ साइकिल मीन यहां से गए हैं 0, यहां से 0, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये इसकी वैल्यू हमेशा क्या है? ये t/2 तक, यानी हमें लिमिट कहां से लेना है? 0 से लेकर के t/2 तक लेना। फिर वही कीजिए आप, यानी जो आप निकालते थे पहले, ये जो है v हाफ साइकिल, ये लिखिए हाफ, यहां पर लिख दे रहा हूं हाफ साइकिल, याद रहे हाफ साइकिल। सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ आपका लिमिट के जो है वो चेंज हो जाएगी। उसमें पहले 0 से लेकर t था, अब 0 से लेकर के t/t तक है, 0 t/2 तक है, यानी इसमें क्या हो जाएगा? 0 t/2 v0 साइन ओमेगा टी अपान 0 से लेकर के t/2 dt। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो v0, हम इसको डायरेक्टली हम इसको लिख दे रहे हैं, क्योंकि dt की वैल्यू जो होगी इंटीग्रेशन करने के बाद और लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगी कितना? t/2 हो जाएगी, t/2 हो जाएगी। अब इसके आगे फिर इसको इंटीग्रेशन के बाद लिखिए, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है माइनस cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी, और लिमिट लिखिए 0 से t/2 तक। इसको जब लिखेंगे लिमिट, तो इसकी जो वैल्यू आएगी v0 t/2 इंटू माइनस, चलिए माइनस बाहर ले लीजिए, इसको माइनस बाहर कर लेते हैं इसको। अब देखिए cos, अब अपर लिमिट लिखिए, अपर लिमिट क्या होती है? cos ओमेगा टी, ठीक है। जब हमने कैपिटल टी लिख दिया, स्मॉल टी, तो वहां पे कैपिटल t/2 हो गया, सॉरी t/2 कर लिया हमने। फिर इसके बाद माइनस cos 0, क्योंकि t जब 0 रखेंगे तो पूरा टर्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस v0 अपॉन t/2 इंटू cos ओमेगा के जगह पे लिखिए, cos जो ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन t इंटू t/2 इंटू t/2,
माइनस cos 1 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। वेरी गुड, इसको यहां पे लिख दिया आपने। तो इसी को हम यहीं पे सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। देखिए v0 अपॉन t बाई 2 इंटू ये जैसे है ये cos, ये हो गया t और t इससे कट गया, 2 और 2 इससे कट गया, तो ये इस माइनस साइन भी यहां पर है, माइनस साइन लगाइए, ये हो जाएगा माइनस cos पाई माइनस 1। सर फिर से मैं लिख रहा हूं cos पाई माइनस cos 0 जो कि 1 था। अब इसकी जो वैल्यू लिखेंगे आप, ये हो जाएगी माइनस, इसको अब t को ऊपर ले लीजिए, t बाई 2 को ऊपर ले लीजिए, 2v0 अपॉन t माइनस ये cos पाई की वैल्यू होती है -1 और cos 0 होता है 1। तो इस तरह से देखा आपने, -1 और -1 -2 हो गया, और जब इससे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 2v0 नॉट सॉरी इसमें गड़बड़ी कुछ हो रही है। इंटीग्रेशन हमने कहा, इंटीग्रेशन में गड़बड़ी हो रही है, थोड़ा सा इसको देखिए जरा था। इंटीग्रेशन जब इसमें वो करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर से मैं मिटा रहा हूं, पहला वाला भी थोड़ा सा वो था। इंटीग्रेशन जो होता है इसमें cos ओमेगा टी है, cos ओमेगा टी है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा, ये जो इंटीग्रेशन होगा v0 अपॉन टी पाई बाई 2 माइनस cos, ये हो जाएगा ये ओमेगा हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू लिखेंगे v0 इंटू नीचे ओमेगा भी आएगा, और ये माइनस साइन, फिर ये cos ओमेगा टाउ माइनस cos 0 इज इक्वल टू 2v0 अपॉन t इंटू ओमेगा इंटू -1 इंटू -1 इज इक्वल टू -2। तो ये -2 और ये माइनस, यहां पर माइनस था, ही माइनस यहां पर पहले से था, आपने क्योंकि कॉमन लिया था माइनस, इसलिए हो जाएगा ये 2 इंटू 2v0 अपॉन t इंटू ओमेगा, जहां पर t जो है टाइम है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब ओमेगा को t के फॉर्म में लिख दीजिए, ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू 2v0 अपॉन t इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई t होता है। तो ये t इससे t से कट गया और ये 2 इससे कट गया, तो जो एवरेज वैल्यू आई है, यानी जो एवरेज वैल्यू आई है वोल्टेज फॉर हाफ साइकिल के लिए, या इसको हाफ साइकिल के लिए कह लीजिए, ये आ रही है 2v0 अपॉन पाई। यही हमारा फार्मूला है फॉर हाफ साइकिल, यह ध्यान रहे, फॉर हाफ साइकिल, एक कंप्लीट फॉर हाफ साइकिल के लिए इसकी जो वैल्यू आएगी 2v0 अपॉन पाई होगी, ये ध्यान रखिए। इसी तरह से करंट अगर है तो करंट का जो एवरेज होगा, जो करंट की जो एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए होगी, ये 2I0 जो पीक I0 इंटू पाई होगी। तो ये करंट के लिए है, ये I0 इज द पीक वैल्यू, I0 यानी I0 पीक वैल्यू है। थोड़ा देखिए, इंटीग्रेशन ठीक से कीजिएगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसमें कुछ नहीं रहेगा, ये एवरेज निकाल सकते हैं आप। तो देखा आपने कि एवरेज वैल्यू होती है हाफ साइकिल के लिए डिफाइंड है, इसकी वैल्यू होती है 2I0 अपॉन पाई, या वोल्टेज अगर है तो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 2v0 अपॉन पाई, यहाँ पे v0 या I0 इसकी पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड करंट है, और पाई जो है जानते पाई क्या होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यानी जिसकी जो एवरेज वैल्यू आ रही है, इसकी जो एवरेज वैल्यू आ रही है 6.637
वी नॉट लिख सकते हैं। यानी इसका 63% होती है, एवरेज वैल्यू जिसकी होती है करीब 63% होती है। इसी को याद रखिए, आप याद रखना जरूरी है। हाफ लिखेंगे, ध्यान रहे हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए उसकी वैल्यू क्या ना हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह से हमें एक और जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है RMS वैल्यू, RMS। सिर्फ इसमें इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी, जो फार्मूला आपको ठीक से पता होगा तो उसको आप कर लेंगे। देखिए अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, क्योंकि एवरेज वैल्यू कोई बहुत हाफ साइकिल के लिए डिफाइन किया, फुल साइकिल के लिए 0 होती है, तो ये होती है RMS। इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसमें है वोल्टेज है या फिर ये करंट। तो फिलहाल हम करंट को, वोल्टेज को ले रहे हैं, यानी जो हमारा VT जो दिया हुआ है, यानी स्टैटिक वोल्टेज जो हमारी है, ये है V नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखिए इसमें करना क्या होता है, क्योंकि देखिए जो AC के लिए वोल्टेज होती है हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव और हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव, तो नेगेटिव को अगर स्क्वायर कर देते हैं तो उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए वैल्यू ज्यादा सिग्निफिकेंट है। यानी हाफ साइकिल जो पॉजिटिव थी, जो नेगेटिव थी, अब स्क्वायर करने पर क्वांटिटी क्या हो गई है, पॉजिटिव आ गई है। तो उस केस में जो डिफाइन करेंगे, पहले इसका हम क्या करेंगे, पहले हम इसका स्क्वायर का रूट, स्क्वायर का मीन लेंगे, है फर्स्ट जो क्या करेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर इसका हम उसके बाद मीन लेंगे। स्क्वायर करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, मीन लेंगे, फिर इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक, यानी पहले जो वैल्यू थी, यानी जो हमें जो V थी, जो VT था, ये है V0 V नॉट साइन ओमेगा टी था, इसी को हम स्क्वायर कर देंगे, यानी VT का स्क्वायर इज इक्वल टू V0 स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो अब इसकी जो हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू लेंगे। अब एवरेज ऑफ द या मीन ऑफ द स्क्वायर, अब क्या है, मीन ऑफ द स्क्वायर वैल्यू, मीन ऑफ दी। अब इसकी जो वैल्यू इसका मीन लेंगे, यानी हम अब मीन लेंगे V स्क्वायर का मीन लेंगे, V स्क्वायर का हम मीन लेंगे, या इसी को ऐसे भी कर सकते हैं V स्क्वायर मीन। तो चलिए इसको निकालिए। इसको निकालने का तरीका वही जो फार्मूला बताया गया है, 0 से लेकर के T लिमिट जाइए, और ये V नॉट स्क्वायर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन 0 टी एंड ये टी। ठीक, जैसे हमने इसका स्क्वायर कर दिया, इसकी वैल्यू आई, तो हमने इसको वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब देखिए इसको dt को हमने यहाँ पे थोड़ा सिंपली बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि dt का जो इंटीग्रेशन होगा t होगा, और जब लिमिट रखेंगे 0 से कैपिटल T तो हो जाएगा कैपिटल T। इसके लिए इसको हम लिख सकते हैं कितना, 0 V0 स्क्वायर अपॉन T, इतना हम लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे कितना, 0 से लेकर के T साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब साइन स्क्वायर थीटा, जैसे उसने बताया था मैंने आपको इंटीग्रेशन में, कि साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर को डायरेक्ट जो है कोई फार्मूला इसके लिए नहीं है। इसके लिए आपको जो है डबल एंगल वाला जो फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा या कॉस 2 थीटा लेकर के आपको ये करना होता है। तो इसको जो वैल्यू लिख सकते हैं, देखिए इसको पहले देख लिए, आपको चाहिए इसको देख लीजिए इसको हम। तो अब हम इसको जैसे देखिए, हम जैसे लिखना चाहते हैं, जैसे हम साइन स्क्वायर थीटा, हम इसको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री है, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, थीटा को ओमेगा टी लिखे, ओमेगा टी अपॉन 2 लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। क्यों, क्योंकि जो फार्मूला आप हमारा होता है कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है।
तो अब हम cos 2 थीटा जैसे है ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos को कर दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस 1 हो जाएगा। तो इसलिए लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कितना कि वी नॉट स्क्वायर अपॉन टाउ इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेकर के t इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t अपॉन 2 इंटू डी टी। क्योंकि हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी को डायरेक्ट नहीं इंटीग्रेट कर सकते, कोई इसके लिए फार्मूला नहीं है। आप जो देखेंगे फार्मूले इसमें इस तरह कोई नहीं है, सिर्फ उसको डबल एंगल फार्मूले से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी साइन आप जानते हैं साइन 2 थीटा या cos 2 थीटा की वैल्यू, तो cos 2 थीटा की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसे साइन स्क्वायर थीटा निकाल लिए। यदि निकालेंगे तो आ जाएगा ये जब निकालेंगे इसको तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगी -1, ये सॉरी ये होगी -1, ये हो जाएगा ये हमारा -1। तो इसको जब इधर करेंगे तो ये हो जाएगा यानी 2 साइन थीटा इज इक्वल टू ये जैसे है, तो यानी इसको जब साइन स्क्वायर ओमेगा थीटा को आप 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं आसानी के साथ। तो ठीक है, इसको तब तक देखिए, इसको थोड़ा सा और अपना दिमाग भी थोड़ा सा लगाइए, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यानी जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी था, थीटा नहीं ओमेगा टी, ये था 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपान 2 हो गया है। ये हमने इसको लिख दिया यहाँ पर। अब इसको वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इसको लिखिए, अब इसको कैलकुलेट कीजिए अब इसमें, यानी ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपान 2 बाहर ले लीजिए, 2 टी 0 से लेकर के टी 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, अब इसको फिर अब इंटीग्रेट करिए, अभी तक इंटीग्रेट नहीं, अभी तो सिंप्लीफाई किया गया है, इसको जो है ये इंटीग्रेट कीजिए। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फार्मूले से आपका जो रिजल्ट आएगा देखिए इस तरह से, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ऊपर थोड़ा सा ज्यादा वो हो गया है। यानी स्क्वायर का जो मीन है, यानी स्क्वायर का जो मीन है, यानी वी स्क्वायर इसका मीन या फिर ये वी स्क्वायर मीन, ये हमारा आया है v0 बाई वी नॉट 2t इंटू 0t 1 माइनस cos 2 ओमेगा t इंटू डी टी। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी नॉट स्क्वायर बाई 2t, ये हो जाएगा 1 को जब करेंगे तो ये हो जाएगा ये डी टी को करेंगे तो ये हो जाएगा t, क्योंकि ये 1 इंटू डी टी इज इक्वल टू डी टी, और डी टी का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है टी होता है, और जब लिमिट रखेंगे 0 से लेकर के टी, तो ये हो जाएगा टी। तो इसमें डायरेक्टली इसको लिख दिया है, उसे थोड़ा सा आप करके देखिएगा उसको। फिर अब जब cos को करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, यानी माइनस साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, लिमिट इसके लिए लिमिट 0 से लेकर के टी है। बस आपका हो गया, तो सिंप्लीफाई कीजिए आप, तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा ये। तो देखिए इसमें वी नॉट स्क्वायर बाई 2t इंटू टी माइनस साइन, इसको ऐसा कि इसको थोड़ा बाहर ले लीजिए 2 ओमेगा, इसको अब हम जो है बाहर ले रहे हैं, इससे जो है ये हो गया। अब ये साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 0, अब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये हुआ v0 बाई 2t, v0 बाई 2t, t माइनस 1 बाई
2 ओमेगा, ये जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, तो ये जो हो जाएगा साइन 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी इंटू टी माइनस साइन 0 1 हो गया, साइन 0 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया है। तो ये टी इससे कट गया, तो अल्टीमेटली आपका आया v स्क्वायर का मीन, ये जो आया है ये आया है v नॉट अपॉन 2t इंटू टी माइनस 1 बाई 2 ओमेगा, तो ये हो गया 4 पाई। cos 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? cos 4 पाई मीन्स 2 रोटेशन चला गया है, तो उसकी cos साइन 4 पाई की वैल्यू होगी, वो होती है हमारी 0, ये होती है 0 माइनस 0 इज इक्वल टू अल्टीमेटली v0 स्क्वायर बाई 2t इंटू टी माइनस 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये v0 अपान 2t इंटू टी माइनस 0, तो ये हो गया v0 स्क्वायर बाई 2t इंटू टी, तो ये t और t कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा क्या आपका v0 स्क्वायर बाई 2। तो ये जो एवरेज जो आया है स्क्वायर का, यानी मीन जो आया है स्क्वायर का, यानी v स्क्वायर का एवरेज है, ये कितना है v0 या v0 स्क्वायर बाई 2। इसलिए इसका अंडर रूट जब लेंगे, यानी जब आरएमएस लेंगे, यानी अंडर रूट जब करेंगे, अंडर रूट करेंगे v स्क्वायर आरएमएस, तो ये भी अंडर रूट में हो जाएगा, यानी v0 स्क्वायर अपॉन 2, यानी v0 अपॉन अंडर रूट 2। ये हमारी है एवरेज वैल्यू ऑफ द मीन, या स्क्वायर ऑफ द मीन, स्क्वायर ऑफ द मीन की जो है स्क्वायर ऑफ, यानी स्क्वायर करने के बाद जो मीन लिया गया फिर उसके बाद स्क्वायर किया गया है। इसका बहुत सिग्निफिकेंस है, इसको मैं बताऊंगा आपको, इसका जो सिग्निफिकेंस है ये बहुत बड़ा है, थोड़ा समझना पड़ेगा। जो भी घरों में रीडिंग हम देखते हैं एसी वोल्टेज कहते 220 वोल्ट आ रही है, 440 वोल्ट आ रही है, वो सब आरएमएस वैल्यू ही होती है। इसका दूसरा नाम होता है वर्चुअल वैल्यू भी होती है, फिर जो इफेक्टिव वैल्यू भी कहलाती है। तो आपने देखा कि जो VRMS था, जो VRMS है, यानी VRMS इज इक्वल टू V0 स्क्वायर बाई अंडर रूट 2। सिमिलरली वी कैन से IRMS इज इक्वल टू I0 अपॉन अंडर रूट 2 हो सकती है, या इसको लिख सकते हैं 0.707 V0, या इसको 0.707 I0। ये है इफेक्टिव वैल्यू, इसी को हम इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। और यही वैल्यू जो आप कहते हैं कि अगर हमारे 220 वोल्ट की सप्लाई है, 220 वोल्ट दिया गया है, तो वही हमारी आरएमएस वैल्यू ही होती है। तो ध्यान रहे कि आरएमएस वैल्यू जो होती है वो आरएमएस वैल्यू ही होती है, जो घरों में हमें इंडिकेट किया रहता है आरएमएस वैल्यू होती है। इसमें बहुत से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। एक जैसे छोटा सा न्यूमेरिकल एक बार नीट में पूछा गया था कि द करंट फ्लोइंग, द पीक वैल्यू ऑफ करंट, जो पीक वैल्यू ऑफ करंट जो दिया था I0 इज इक्वल टू दिया है 14.4 एम्पियर। ध्यान रहे जो पीक वैल्यू दी हुई है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट इज, स्टेटमेंट फॉर्म में था कि द RMS current flowing, the peak value of the current flowing in a AC circuit is 14.4 amperes. What will be its RMS value? What will be its RMS value? अच्छा, ये भी दिया था कि फ्रीक्वेंसी इसकी 50 हर्ट्ज है, तो उसको मैक्सिमम पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, आई है, और ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज न्यूमेरिकल है एक तरह से मान लीजिए। तो इसका IRMS कितना होगा, IRMS कितना हो जाएगा, I0 अपॉन अंडर रूट 2, यानी हमको दिया है 14.4 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, इसको निकालेंगे तो आएगा ये 10 एम्पियर आएगा, यानी आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट जो सर्किट में फ्लो रही है वो 10 एम्पियर आ रही है। और ये पूछा है कि सर्किट को मैक्सिमम करंट गेन करने में, पीक करंट गेन करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए हमें एफ दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू कितना है 50 हर्ट्ज,
50 हर्ट्ज है, इसलिए हम निकाल सकते हैं टाइम। टाइम इज इक्वल टू 1/50। टाइम इज इक्वल टू 1/50। तो पीक वैल्यू पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? देखिए यहां से है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू इसे पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? इसमें T/4 लग रहा है। कितना लग रहा है? T/4। तो T/4 अगर है तो जैसे जब T अगर हमारा है, T है जब हमारा 1/50 है, तो जो है T/4 कितना होगा? T/4 हो जाएगा 1/50 इंटू 4 इज इक्वल टू 1/200। 1/200 सेकेंड उसको लगेगा। यानी पीक पहुंचने में, यानी पीक वैल्यू पहुंचने में 1/200, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 0.005 सेकेंड उसको पहुंचने में लगेगा। यानी 1/200 सेकेंड उसको जो है पीक वैल्यू पहुंचने में इसको लगेगा। तो ठीक है, चलिए इसको पढ़िएगा, इसको मैं बाद में थोड़ा सिग्निफिकेंट, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबी हो जा रही है, मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में लंबी हो जा रही है, तो मैं ज्यादा टाइम का वीडियो नहीं बनाऊंगा, आधे घंटे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना रहने दिए, अगले बार हम देखेंगे इसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एवरेज वैल्यू का, आरएमएस वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।